दोस्तों नमस्कार। डिस्कस करेंगे निबंध लेखन। तमाम परीक्षाओं में, खासकर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में निबंध लेखन एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि 600 से लेकर 1000 शब्दों में आपको लिखना होता है। और यहाँ पर लिखते वक्त सावधानी बरतनी होगी आपको कि कोई नकारात्मक भावना ऐसी न लिख दें आप, या कोई एक पक्षी कोई विचार ऐसा न हो जाए जो लेखक को पसंद ना आए, क्योंकि वहीं पर आप जितना भी अच्छा निबंध लिख दें, आपके व्यक्तित्व की एक झलक नकारात्मक उसके मन में पड़ जाएगी और आपके पूरे पेपर को खराब कर सकती है, अंकों को खराब कर सकती है। इसलिए कभी भी हमने कहा है आपको निबंध लिखने का, निबंध तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है निबंध रट कर मत जाइए कभी भी, पहली बात। लेकिन निबंध तैयार रहे आपको, निबंध के लिए आपको इन्फॉर्मेशंस चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, अच्छे स्लोगन्स चाहिए, अच्छी कविताएं चाहिए, किसी के कहे हुए कथन जो महान व्यक्ति हैं उनके उक्तियां चाहिए। ये सब सजाने के लिए, सब सजाने का काम करती हैं। ये निबंध को क्या करते हैं? सजाने का काम करते हैं, आपके अंकों में वृद्धि करने का काम ये सब करते हैं। तो उत्प्रेरक हैं ये। किसको उत्प्रेरित करते हैं? जो एग्जामिनर है, कॉपी जांचने वाला, उसको उत्प्रेरित करते हैं कि और ज़्यादा अंक आपको देने चाहिए। आंकड़े हो गए, तथ्य हो गए, इनको जब अंडरलाइन करते हैं, उसकी नज़र पड़ती है तो लगता है हाँ इसके पास जानकारियाँ हैं। लेकिन सिर्फ क्या तथ्यों का संदर्भ देने से या तथ्य लिख देने से, कविताएं लिख देने से आपको नंबर मिल जाएंगे? नहीं। एक निबंध आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपके विचार को, आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, आपके नज़रिए का वो परीक्षण करता है। नकारात्मक या सकारात्मक, आप आशावादी हैं, निराशावादी हैं, आपकी जनता या सरकार के प्रति क्या सोच है, वो सब, या बैलेंस आप रखते हो, ये सब चीज़ें उसमें परिलक्षित हो जाती हैं। आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन एग्जामिनर के मन में वो साइकोलॉजी आपकी समझ में आ जाती है। बार बार कॉपी आप जब कभी चेक करने का अवसर मिलेगा तो आपके मन में भी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एज अ एग्ज़ामिनर जब मैं कॉपी चेक करता हूँ अपने ग्रुप्स में, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि इसके अंदर क्या विचार ये बात लिखने के पहले आए होंगे। तो कभी कभी ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। और कब ध्यान देनी होगी? जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो डेली। मैंने कहा है कि निबंध तैयार करने का सबसे अच्छा माध्यम एडिटोरियल है। डेली आप एडिटोरियल पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए। वहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार हो गए, भूगोलवेत्ता हो गए, पर्यावरणविद हो गए, समाज सुधारक हो गए, एनजीओ चलाने वाले हो गए, विभिन्न पत्रकार हो गए, अन्य समाज की गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति हो गए, जिनके पास उस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव होता है। उनके पास ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो आपको पहली बार देखने को मिलते हैं। और जब आप पहली बार देखते हो और इतने प्रभावी तरीके से उसका विश्लेषण, उसका वो व्याख्यान करते हैं कि वो आपके मन मस्तिष्क में बस जाता है। आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। जब आप कहीं बोलते हो, जब आप कहीं लिखते हो, तब वो अपने आप वो विचार, वो तथ्य, वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाता है। खासकर जब निबंध लिखते हैं आप, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि ये याद रहेगा। नहीं, बिल्कुल याद रहेगा। 1000 इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एडिटोरियल से, वहाँ 100 इन्फॉर्मेशन भी आपके मस्तिष्क में अगर आ गई तो बहुत बड़ी बात है। 100 तो बहुत ज़्यादा हो गए। मैं तो कहता हूँ 10, 20, 50 इन्फॉर्मेशन इतना रहना ही रहना है। अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आप बहुत इन्फॉर्मेशन का एक आपके अंदर बड़ा स्टोर तैयार हो रहा है। आप उसको निशान मत लगाइए, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रिपीट होता रहेगा। एडिटोरियल में कई बातें, कई इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट होती हैं। ठीक, कई संदर्भ में वो आपको देखने को मिलता है समाज में, इसलिए वो याद रहता है आपको। जब भी वो घटना आती है, उसका जिक्र होता है, आपको ये लगता है अरे ये तो न्यूज़पेपर मैंने ये पढ़ा था, तो रिकॉल होती रहती है। आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए एडिटोरियल का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एडिटोरियल पढ़िए, निबंध में बेहतरीन अंक मिलेंगे। यही विधियाँ सभी अपनाते हैं, कहें न कहें बात अलग है। दूसरी बात है, ये लेक्चर बहुत लंबा मैं दूंगा नहीं। कैसे निबंध लिखना है आपको किताबों में मिल जाएगा। फिलहाल जो निबंध की मोटी मोटी बातें हैं, आप कैसे अधिकतम अंक हासिल कर सकते हो। मुझे निबंध में यूपीएससी में बात करें तो 150 अंक मैक्सिमम मिले हैं, और ये 2020 में ही मिले हैं यूपीएससी मुख्य परीक्षा में।
और उसके पहले 132 ये मेरा मिनिमम मार्क्स था 2014 में। तो ये अंतर इस दृष्टि से भी बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि वो 132 वाला निबंध मैंने ज़्यादा अच्छा लिखा था। हालांकि हिंदी माध्यम का होने के नाते मुझे स्ट्रगल और स्तरों पे करना पड़ा, लेकिन निबंध में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझको। उसका रीज़न यही था कि एडिटोरियल डेली पढ़ने की एक आदत है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको इतनी मिल जाती है कि कोई दार्शनिक निबंध हो या फिर इंफॉर्मेटिव कोई समस्या हो, कोई किसी बारे में पक्ष विपक्ष में या किसी आयाम में कोई बात कहनी हो, तो बहुत आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन वो तैयार रहता है। आपको वहाँ प्रश्न ये रहता है क्या लिखें क्या न लिखें, इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास रहता है। तो निबंध का सारा चिंता ही आपकी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ मुख्य चिंता का विषय क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई राजनीतिक विश्लेषक या कोई भी व्यक्ति जब लेख लिखता है, एडिटोरियल या कुछ भी लेख आप पढ़ते हो, स्वतंत्र लेख, या किसी न्यूज़ चैनल पे देखते हो या किसी इंडिविजुअल चैनल को देखते हो, आजकल तमाम इंडिविजुअल चैनल्स भी हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी जो ऑथेंटिक नहीं होती है, वो उनके विचार होते हैं, उनका खुद का शोध होता है या किसी विशेष यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं ऐसे लोग, तो उस इन्फॉर्मेशन से कभी कभी आप प्रभावित हो जाते हो, उसका आप कभी भी मूल्यांकन नहीं करते हो, ये नहीं देखते हो कि ये पूरी तरह से एक पक्षी है। अगर एक पक्षी है और सत्य नहीं है तो बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर देता है आपके निबंध लेखन में। अगर आपने उसको अपना लिया और निबंध में लिख दिया, तब आपके नंबर वहाँ कम हो जाएंगे या फिर आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। इस एक कोई भी विचार, गलत विचार, आपके पूरे निबंध की नैया डुबो सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी एक पक्षी गलत धारणा आपके मन में ना आ पाए, उसको छोड़ दीजिए आप बिल्कुल से, या फिर देखिए, परीक्षण करिए, इतना ही जरूरी है। परीक्षण करिए, सत्यता पर देखिए, और उसको कभी भी निबंध में लिखते समय या कभी आप जीएस भी लिख रहे हो या सब्जेक्ट ही लिख रहे हो, तो रेफरेंस ज़रूर दीजिए कि इस रिपोर्ट में या इस किताब में इनके द्वारा लिखी गई थी, ये बात कही गई है। उसे अपनी तरफ से आप कभी मत कहिए कि मेरा कहने का मतलब ये था। इस बात को नोट कर लीजिएगा कहीं पे आप लोग, क्योंकि निबंध कैसे लिखना है ये हर कोई आपको बताएगा, हर कहीं आपको मिल जाएगा। मैंने भी जो आपको जय स्टडी की बुक दी है आरओ वालों को या यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा वालों को, वहाँ भी आपको खाका पूरा हमने दे दिया है बहुत अच्छे से कि ऐसे निबंध, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं, न तो कोई उस पर प्रैक्टिस करता है। तो मोटी मोटी क्या बात है कि आपको कैसे लिखना है इस पर विचार नहीं करना है, क्या लिखना है इस पर विचार करना है। निबंध में अब ये अक्सर देखा जा रहा है कि जो लोग हेडिंग डाल के निबंध लिख रहे हैं उनको भी अच्छे नंबर मिल रहे हैं, जो लोग पैरा में लिख रहे हैं उनको भी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ निबंध के साथ कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है कि आपको ऐसा ही लिखना है, लेकिन परंपरागत रूप से निबंध को माना जाता है कि ये पैरा में ही आपको लिखना चाहिए। हेडिंग या ग्राफ वगैरह आप बनाते हो तो निबंध नहीं, वो आलेख हो जाता है, ठीक है। तो निबंध और आलेख में अंतर होता है। यूपीपीएससी इस बात को फिलहाल पिछले 2-3-4 वर्षों से फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं जैसा भी चाहें। दूसरी बात है कि निबंध के मुख्यतः 3 पोर्शन होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहली भूमिका, दूसरा ये आपका मुख्य भाग होता है जहाँ भूमिका में कही हुई बात को, कहे हुए विचार को, कोई मूल आपने कोई विचार यहाँ पे रखा है, उस विचार को कई आयामों में आपको बताना होता है, बातों को सिद्ध करना होता है अपने विचार से, तथ्यों से। किससे? विचार से और तथ्यों से। ये तथ्य क्या हो सकते हैं? तथ्य आंकड़े हो सकते हैं किसी रिपोर्ट के, चाहे जनगणना हो, एनसीआरबी की रिपोर्ट हो, चुनाव आयोग की कोई कही हुई बात हो, या फिर सरकार के आंकड़े हों, एनजीओ के किसी रिसर्च के आंकड़े हों, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे, या तो किसी विचार से, किसी के विचार हों, गांधी जी के कोई विचार हों, ठीक है। जैसे साध्य साधनवाद पे कोई गांधी जी का सबसे अच्छा विचार है कि साध्य पवित्र है और साधन भी पवित्र होना चाहिए, मतलब पवित्र साध्य की
प्राप्ति पवित्र साधन से ही संभव है। अगर साध्य पवित्र है, साधन अपवित्र हो गया तो साध्य अपने आप अपवित्र हो जाता है। तो इसलिए जो है इस तरह के विचारों से आपको ऑथेंटिक व्यक्ति हैं वो एक संस्था हो जाते हैं। गांधी क्या है? एक संस्था है। टैगोर क्या है? एक संस्था है, व्यक्ति नहीं है, एक संस्था हो जाते हैं। इन्होंने जो बात कही है वो ऑथेंटिक हो जाती है अपने आप में, तो इनकी बातों से सिद्ध कर सकते हैं। बहुआयामी लेख लिखना है आपको। सॉरी मैं बता रहा था कि भूमिका, दूसरा आपका मुख्य भाग और तीसरा भाग आपका निष्कर्ष। ये 3 पार्ट में आपका निबंध रहना ही रहना है। भूमिका, अब आरो यारो में आपको 600 शब्दों में निबंध लिखना होता है। यहां पे भूमिका आपको 100 शब्दों में लिखनी है, ठीक है। 75 से 100 शब्दों में भूमिका लिखनी है, और जो निष्कर्ष लिखना है वो 50 शब्दों में कम से कम लिखना है। तो 50 शब्दों में निष्कर्ष, 75 से 100 शब्दों में भूमिका, बचे जो आपके 450 शब्द हैं उसमें आपको मुख्य भाग लिखना है। अब ये 450 जो शब्द हैं, कोशिश करिएगा बैलेंस करने का कि आपके जो पैरा रहें वो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। मतलब आपने नैतिक वाला जो नैतिक आयाम है उसमें इतना लिख दिया, ठीक, और उसके बाद आपने ऐतिहासिक आयाम लिखा तो बस इतना ही लिख दिया आपने। तो ऐसा ना हो, बैलेंस बना कर रखिए, सुंदर लगे दिखने में, दूर दूर लिखिए। राइटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा निबंध में। राइटिंग की बहुत भूमिका होती है आपको नंबर दिलाने में, ऐसे में। तो न सिर्फ आपको लेखन पे ध्यान देना है, बल्कि आपके लेखनी पे भी ध्यान देना है। आप क्या लिख रहे हैं इस पे तो ध्यान देना ही है, कैसे लिख रहे हैं इस पे भी ध्यान देना है। तो ये जैसे आपने यहाँ से पैरा शुरू किया, एक इस तरह से लिखना शुरू किया, यहाँ पर आए आप, फिर लिखा और यहाँ पे अंत हो गया। फिर दूसरा पैरा आप कहाँ से शुरू करेंगे? उसी पेज में ठीक इसके सामने से ही दूसरा पैरा आप शुरू करेंगे। काफ़ी लोग करते क्या हैं कि यहाँ से पैरा शुरू किया, लिखा, यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, ये पैरा समाप्त हो गया। फिर कहाँ से शुरू कर दिया? यहाँ से शुरू कर दिया। तो ये गलत हो जाता है। अगर आपने बीच से ही शुरू करना है कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला राजा होता है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो दूसरा वाला जो पैरा है उसको भी आपको यहीं से शुरू कर, जैसे यहाँ समाप्त हुआ तो आपको यहीं से शुरू करना है। तो आपकी सुंदरता, और ये एक अच्छा प्रारूप, मान्य प्रारूप माना जाएगा। इस प्रारूप में जब निबंध लिखेंगे तो एक सुंदरता तो बनेगी ही। दूसरा, ये पता चलेगा लेखक को, नहीं इसको व्याकरणी भी काफ़ी ज्ञान है। और व्याकरणी की बात करें तो आपकी जो शब्दों पर, जो आप शब्द अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि देखते हैं ना, जो हिंदी के पेपर जो ऑब्जेक्टिव वाले में पढ़ते हैं, उसका यहाँ भी इस्तेमाल पूरे पेपर में इस्तेमाल करना है। कन्वेंशनल में ध्यान दीजिएगा, शुद्ध अशुद्धि हो गई, पर्यायवाची हो गए। कभी कभी पत्रलेखन में सीधे सीधे प्रारूप न देकर कुछ और उसका पर्यायवाची शब्द दे देगा, तो कहेंगे ये क्या होता है, तो पढ़वे नहीं किए। जैसे एक दिन अभी परसों की बात है, ये रूपरेखा के स्थान पे कुछ रचना शैली करके दे दिया था, तो कंफ्यूज हो गया था एक बच्चा। कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए तो आप पर्यायवाची पढ़ रहे हो, इसीलिए तो आप शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हो, कि आप निबंध लेखन समय, पत्र लेखन के समय ये काम ना करो। तो जब आपको, अब मोटिव समझिए, इस पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है, जो बनाई जाती है, वैज्ञानिक ढंग से बनाई जाती है, ऐसे नहीं बना दी जाती हवा में। तो इसको आपको समझने की आवश्यकता है, और वो गलतियां आपको नहीं करना है। इसी तरह आपको 700 शब्दों में निबंध लिखना है। कहाँ पे? यूपीपीसीएस में। तो 700 शब्दों का निबंध लिखने के लिए भूमिका वही लगभग 100 शब्दों, उसके बाद लगभग 550 शब्दों का आपको लिखना है मुख्य भाग, और 50 शब्दों का लिखना है ये आपका निष्कर्ष। तो 3 भाग आपके होने ही होने चाहिए। निष्कर्ष में जो जरूरी बातें हैं, क्या आप किस चीज़ से समाप्त करना चाह रहे हैं,
क्या आगे होगा भविष्य में, आपको एक भविष्य दृष्टा, एक भविष्यदर्शी के रूप में यहाँ पर चीज़ें लिखनी होंगी। उसका समाधान, अगर कोई समस्या है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, अपने विचार अगर यहाँ पर लिखते हैं आगे की राह, तो फिर आपको अच्छे अंक मिलते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपको अच्छे अंक दिलाने में। कभी कभी यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है निष्कर्ष ही, क्योंकि कुछ लोग निष्कर्ष में आलोचनाएं करने लगते हैं। निष्कर्ष में आलोचना नहीं करनी है, ध्यान देना है। निष्कर्ष को हमेशा बैलेंस रखना है आपको। भूमिका में आपको क्या लिखना है, अब भूमिका को सबसे ज़्यादा आकर्षक इसलिए बनाना है क्योंकि ये शुरुआत होता है, और कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो निबंध की शुरुआत में जब आप किसी को प्रभावित कर दोगे, तब पूरे निबंध पे उसका, न सिर्फ पूरे निबंध बल्कि पूरे पेपर पे उसका असर रहेगा। तो ये प्रभाव आप कैसे डाल सकते हो, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे लेख, कुछ पंक्तियाँ अच्छी, ये एक अच्छा शुरुआत माना जाता है, एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है। कुछ वर्षों से कुछ कहानियाँ, कुछ घटनाएं या कुछ काल्पनिक कहानी भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है आपको निबंध में भूमिका बनाने में, और भूमिका को अच्छे अंक भी मिल जाते हैं, और आपको 100 शब्दों का यहाँ पर एक कह सकते हैं एज मिल जाता है कि 100 शब्द आपको मिल जाते हैं बड़े आसानी से। लेकिन जो निबंध पूछा गया है, यहाँ निबंध का कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूँ मैं, कोई स्पेसिफिक उदाहरण देंगे तो फिर दूसरा कोई निबंध आएगा तो फिर आपकी एक दूसरी समस्या आ जाएगी। नहीं, सभी निबंध के लिए, कोई भी निबंध हो, निबंध जैसे कोई निबंध ये टॉपिक है पूछा गया, उस निबंध का कुछ न कुछ मूल भाव होता है, उससे संबंधित कोई न कोई मूल विचार होता है। उस मूल विचार को आपको संतुलित रूप से देखना है, उसके विभिन्न पक्षों का भूमिका में आपको वर्णन कर देना है, और भूमिका में वो सारी बातें आ जानी हैं जो आपको निबंध में आगे लिखना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, चलिए उदाहरण दे देता हूँ आपको, तभी समझ में आएगा। जैसे एक निबंध आया था यूपीएससी में 2020 में, मुझे पूरी तरह से वो टॉपिक याद नहीं आ रहा है, शायद ऐसा ही कुछ था कि एक जलयान जब जल में रहता है, या जहाज तब नहीं डूबता जब वो जल में रहता है, जहाज तब डूबता है जब जल नाव में रहता है। अर्थात जल जब जहाज में आ जाता है तो जहाज डूब जाता है, लेकिन जब जहाज जल में रहता है तो वो नहीं डूबता है। काफ़ी लोगों ने एक पक्षी इसका वर्णन किया था, एक पक्षी ही जानकारियाँ भूमिका में दी और उसको ही आगे लेकर चले। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा विचार अगर आप रखो जैसा कि मैंने रखा था, मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है, और वही अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैंने एक शब्द संतुलन, या जिसको दूसरी भाषा में विचारों के माध्यम से रखना हो तो जिसको मध्यम मार्ग कहते हैं, मध्यम मार्ग, अर्थात किसी भी चीज़ की अति सही नहीं होती है। हमको जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, जिन जीव जंतुओं के बीच रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, जिस प्रतिस्पर्धा के बीच रह रहे हैं, तो हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में और ये जो बाह्य जीवन है, इसमें हमेशा संतुलन स्थापित करना होगा। क्यों? क्योंकि हम इनसे बच नहीं सकते हैं। जिस तरह जहाज जो है वो जल से बचेगा नहीं, क्योंकि जल का ही सहारा लेकर उसको किनारे पर लाना है, वो बिना जल के जहाज का कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसी तरह हमारा इस समाज और पर्यावरण, इस धरती के बिना अस्तित्व तो नहीं है, प्रकृति के बिना अस्तित्व तो नहीं है हमारा। तो जल का, जहाज का अस्तित्व तो जल के अस्तित्व पे टिका हुआ है, इसलिए जल की जरूरत तो जहाज को है। लेकिन कितने जरूरत है, जितने में वो केवल जहाज में जल न जाने पाए, जहाज जल का सहारा लेकर किनारे पे पहुंच जाए, बस इतना ही जल का सहारा लेना है। ये नहीं कि बीच सागर में पहुंच जाए और जल को पूरा जो है जहाज में आने का मौका दे दे और जहाज डूब जाए। तो यहाँ पर संतुलन स्थापित करके चलना है, इस तरह उपयोग करना है जल का कि जहाज किनारे पर लग जाए।
तो इसी तरह हमें इस संसाधनों का, पर्यावरण का, अपने पर्यावास का, अपने बाह्य जीवन में जितनी भी उथल पुथल है, प्रतिस्पर्धाओं का, अपनी सोच का, दौलत शोहरत, अपनी लालच का, अपनी भूख का, हर इस बाह्य दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी आपको दिखाई पड़ रही हैं, धर्म का, धार्मिक भावनाओं का उतना ही केवल प्रयोग करना है, उपयोग करना है, या उतना ही अपने ऊपर हावी होने देना है जितने में हमारा जीवन संतुलित तरीके से आगे बढ़े। अगर हम असंतुलन ले आएंगे तो धार्मिक असंतुलन से क्या होगा? आपको देखते हैं दंगे होते हैं। नैतिक असंतुलन से क्या हो? नैतिक पतन होगा, अपराध होंगे, बलात्कार होगा, भ्रष्टाचार होगा। ठीक इसी तरह आर्थिक दृष्टि से अगर आप पतित होंगे, अपने लालच को कंट्रोल नहीं करेंगे, तमाम भ्रष्टाचार होंगे, उसे जेल जाएंगे, अपराध होंगे, देश का पतन होगा, समाज का पतन होगा, परिवार का पतन होगा। भूख पे कंट्रोल नहीं करें, कुछ भी खाने लगेंगे तो कोरोना वायरस तो आया ही था, आपको पता है। वुहान शहर से कुछ भी जानवर, ऐसा कहा गया है कि वहाँ से फैला है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी फूड हैबिट है आज, जो तमाम तरह की खाने के, तमाम तरह के भोजन के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, बस किसी तरह जो है स्वाद मिलना चाहिए कोई नया। तो इस नए स्वाद के चक्कर में नई नई बीमारियां भी पनप रही हैं। तो इस तरीके से आप देखें, हर एक क्षेत्र में आप अपने इस संतुलन के भाव को, जो आपने भूमिका में लिखी, भूमिका को मैंने शुरुआत एक लेख से की थी। वो लेख था, एक कथन से शुरू की थी, बिल गेट्स का कथन था। उन्होंने इबोला वायरस के संदर्भ में दिया था कि आज तो दुनिया बच गई, लेकिन इसी तरह से अगर हम असंतुलित व्यवहार करते रहे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते रहे, आने वाले समय में और भयानक कोई बीमारी आएगी, उससे हम इतने आसानी से बच नहीं सकेंगे। जरूरी नहीं कि उससे भी हम लड़ने के लिए तैयार रहें इसी तरीके से। और कोरोना वायरस आपके सामने है। तो ये हमारा जो प्रकृति के साथ असंतुलित व्यवहार है, वही हमारे विनाश का द्योतक हो रहा है। लाखों लोग इस कोरोना वायरस के चपेट में मारे गए। तो ये आपको संतुलन का भाव, मध्यम मार्ग में हमेशा आगे बढ़ाना है। एक एक पैरा, जो भी पैरा आप लिखोगे, नैतिक आयाम लिखोगे, पर्यावरणीय आयाम लिखोगे, धार्मिक आयाम लिखोगे, सांस्कृतिक आयाम लिखोगे, सामाजिक आयाम लिखोगे, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, जो भी आयाम लिखोगे, ये संतुलन का भाव हर एक पैरा में परिलक्षित होगा और अंत में आप निष्कर्ष लिख दोगे। तो ये आपका देखिए कितना अच्छा और कितना सारगर्भित, हर एक आयाम को छूता हुआ निबंध रहेगा। तब आपको निबंध में अच्छे अंक मिलेंगे। बहुत व्यवहारिक बातें आपको बता रहा हूँ मैं। ये आप जब व्यवहारिक धरातल पर उतारेंगे, भूमिका में ही सोच लीजिए कि आपको क्या लिखना है आगे। इसके लिए थोड़ा सा 5 मिनट समय लगाइए। आप सोचिए कि हाँ, इस विचार को मैं तमाम आयाम में लिख सकता हूँ। इसके पर्यावरणीय आयाम यह होंगे, लिख लीजिए वहीं पर पीछे। ठीक है, पीछे रफ होता है। पर्यावरणीय आयाम में लिख सकते हैं, ठीक है, आर्थिक आयाम में ये लिख सकते हैं, सामाजिक आयाम में लिख सकते हैं। तो अगर आपको मिल जाए कई आयाम, 5, 6, 7 आयाम मिल जाए इस तरीके से, और वहाँ कुछ न कुछ आपको यहाँ पर रीजनेबल कुछ मिल जाए लिखने के लिए कि हाँ ये लिख देंगे, अच्छा है, बस फिट कर दीजिए। नहीं फिट हो पाए, एक भी आयाम ना मिले, तो फिर आप दूसरा कुछ सोचिए। क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है, किसी भी विचार से जुड़ा कोई ऐसा नहीं कि एक ही मूल विचार, और भी हो सकते हैं विचार। क्योंकि निबंध एक छोटा सा वाक्य होता है, उस वाक्य में बहुत सारी बातें छिप सकती हैं, बहुत सारी बातों को वो अपने अंदर समाहित कर सकता है। उनमें से एक मूल भावना लेनी है और कई आयामों में उसको आपको दिखा देना है, दर्शा देना है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो, तब आपको निबंध में सर्वश्रेष्ठ अंक मिलेंगे, चाहे वो जो भी निबंध हो, सर्वश्रेष्ठ अंक मिलेंगे। यूपीपीसीएस और आरओ में तथ्यात्मक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तथ्यात्मक बातें ज़्यादा होती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान दें
कि आपके कितने तथ्य तैयार हैं किसी विशेष टॉपिक जो भी पूछा जाए निबंध, उसके संदर्भ में आपके पास कितने तथ्य हैं आप एक जगह लिख लीजिए। अगर तथ्य हैं अच्छे खासे किसी निबंध, तो बस चुन लीजिए उस निबंध को, बाकी विचार अपने आप आ जाएंगे अगर तथ्य हैं आपके पास तो। इसी तरीके से उत्पन्न कर लीजिए विचार। कोई मूल विचार पकड़िए, उसके कई आयाम देख लीजिए और तथ्यों को उन आयामों में फिट कर दीजिए, हो गया। बस यही तो है निबंध। एक बात का ध्यान देना है, भूमिका अलग दिखनी चाहिए, मुख्य भाग अलग रहना चाहिए। कई पैरा में लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो उसको हेडिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी बनाना चाहें, रूपरेखा, ठीक है। कोई आपको अगर डायग्राम बनाना है बना सकते हैं, वेन डायग्राम बनाना है या कोई आंकड़ा दिखाना है दिखा सकते हैं, कोई रोक नहीं है, आराम से दिखाइए। मानचित्र बनाना है बनाइए, लेकिन लिखना इसी तरीके से। लिखने वो हर बातें हैं जो मूल भावना आपने भूमिका में लिखी है, वो हर एक पैरा में रहनी चाहिए, वो छूटे ना। ऐसा ना हो कि आपने सामाजिक में कोई और भावना लिख दी, आर्थिक में कुछ और भावना लिख दी। नहीं, ऐसा नहीं है। भूमिका को पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। भूमिका में जो आपने विचार अपने प्रदर्शित कर दिए, उसी विचार को आपको आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाना क्या, उसको साबित करना है हर आयामों में। यही है निबंध। और निष्कर्ष में उस समस्या का समाधान आपको बताना है। भविष्य में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या आप देख रहे हो इसका भविष्य, ये सारी बातें निष्कर्ष में आनी चाहिए। इस तरह से 3 पोर्शन आपके होने चाहिए, क्योंकि तीनों पे आपके नंबर बटे होते हैं। भूमिका पे अलग नंबर, मुख्य भाग पे अलग नंबर, निष्कर्ष पे अलग। इसमें से अगर एक भी भाग आप नहीं लिखते हो, मान लो निष्कर्ष बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं, तो वो नंबर आपके कट जाते हैं। इसलिए निष्कर्ष जरूर लिखें। 3 ही 4 लाइन 5 लाइन जो आता हो लिखें, लेकिन लिखें जरूर, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। आगे निबंध पे चर्चा करेंगे, कुछ विशेष टॉपिक्स पे क्या क्या निबंध आ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। तैयार कर लीजिएगा संभावित निबंध। अभी तक ऐसा हुआ है कि जो हमने संभावित बता दिए हैं, वहाँ से 3 के 3 निबंध आपके आ गए हैं। इस बार भी इसी उम्मीद के साथ आपको निबंध मिलेंगे, और मुझको पूरा विश्वास है कि आप अच्छा लिख कर आएंगे। इस वीडियो को सुनिएगा स्पीड करके, कुछ बातें हैं समझने लायक, सुनने लायक, और कुछ एक बार सुनने लायक हैं। तो जो बार बार सुनने लायक हैं उसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, उसको देखिएगा, उससे काफ़ी बदलाव आएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।